नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच फ्रॉम नाउ ऑन। अभी जैसे जैसे हम जो जो टॉपिक उठाएंगे उसमें जितने भी पिछले सालों से अभी तक प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो हम इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट विद हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैक्रो का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देके हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी, पिछले 2 सालों में कंटिन्यूसली वहाँ से सवाल आ रहे हैं मेंस में, तो वो सवाल हम क्लास में ही करेंगे। उसमें आपको सवाल दिया जाएगा, यू विल हैव टू गेट द आंसर्स। अभी तो आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वी आर जस्ट बिगिनिंग द प्रोसेस। इंशाल्लाह धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली MCQs जितने भी होंगे वो भी हम कर लेंगे। देन वंस वी फिनिश द पर्टिकुलर पोर्शन, उसका फिर आपका टेस्ट भी होगा। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हुआ, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेंस वाला टेस्ट और MCQ वाला टेस्ट। सो वो भी हमारा प्लान है। इस तरीके से हम एक एक कंपोनेंट खत्म करेंगे, एक एक उसका कंप्लीट टेस्ट करेंगे। आपका स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, सबसे पहले यू विल हैव टू गेट तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। डोंट गेट NCERTs। NCERTs इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है। NCERT ने जितना कवर किया ना वो सब तमिलनाडु ने कवर किया है। तो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स आपको लानी है, क्लास 11 क्लास 12 की। उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है, फ्री मिलेगी आपको, PDF उसका फ्री अवेलेबल है। डोंट गेट हार्ड कॉपीज़, PDF लाओ, नोट्स बनाओ। और नोट मेकिंग में कल से मैं बताऊंगा हाउ डू यू हैव टू मेक नोट्स। जैसे पुराने स्टूडेंट्स वी टीच दम हाउ टू मेक नोट्स एंड ऑल। नाउ सी दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज नोट्स बनाने हैं। दंदर वंदर नहीं लिखनी है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा लिखना है, और वो चीज़ें लिखनी है जो आपको भूल जाएंगी कल को, ठीक है ना। और मैं ये मान के चलो, आप जब तक आप नोट मेकिंग नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। मैंने पिछले बार भी आपको कहा था फर्स्ट क्लास में ही, नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट, यू हैव टू मेक नोट्स। जैसे आई विल शो यू माई नोट्स। जैसे मैंने भी अपने टाइम जैसे नोट्स बनाए थे, जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, दे आर लाइक दिस ओनली। दिस इज़ हाउ वी मेक नोट्स, बहुत ही कंसाइज है। मेरे प्रिपरेशन के दौरान के नोट्स है, आज भी यही नोट्स में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। उसमें जब नया एडिशन करना है तो नया पेज बीच में घुसा दिया तो वो उसमें नया एडिशन हो गया, या कोई प्रिंट आउट निकाल लिया वो भी डाल दिया बीच में। तो आपको कॉपीज़ वॉपीज़ से बेहतर मेरी नज़र में ये पेजेस होते हैं, लेकिन अगर कॉपी भी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कॉपी भी है उसके भी 3 हिस्से करो आप, कंसाइज छोटे छोटे अक्षरों में लिखो। और जो मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे हम नेशनल इनकम शुरू करेंगे, आपको घर जाके क्लास 12 की तमिलनाडु की किताब निकालनी है, वहाँ पर आपको नेशनल इनकम का चैप्टर मिलेगा। मैंने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, घर पे जाके वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बुक से निकालना है, बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है कि कहाँ पर क्या क्या लाइन में कौन कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो अपने नोट्स में ऐड करते रहना है, समझ गए। उसके बाद जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा, फिर मैं आपको कुछ एडवांस्ड किताबें भी बोलूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए करंट कहाँ से कवर करना है वगैरह। अभी जस्ट वी आर बिगिनिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो गेट राइट वेरी गुड नोट्स, छोटे छोटे कंसाइज नोट्स। और ये रूल्ड वाली कॉपी पे बिल्कुल मत लिखो, जस्ट उन किताबों को घर पे जाके बेच दो। ये कॉपीज़ किसी काम की नहीं है, रूल्ड वाली कॉपीज़ इस्तेमाल मत करो, बिकॉज जब आप मेंस में लिखोगे ना वहाँ पर बिना रूल के आपको पेपर मिलता है। आपको अभी से आदत होनी चाहिए कि लाइन में कैसे लिखना है बिना रूल के, और लिखना बहुत कंसाइज है, ठीक है। ऐसे मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप लिखेंगे कि आइसक्रीम का प्राइस बढ़ रहा है और फिर वो हो रहा है, ये लिखने की ज़रूरत, पूरा इकोनॉमी एरोज़ और ग्राफ्स से निकलता है। आपको एरो और ग्राफ समझ आता है, बस वही है पूरा इकोनॉमी, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की। या बी वेरी कंसाइज और स्मार्ट वर्क करो। तो अभी से हम मैक्रो शुरू करेंगे। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने रिसेंटली कवर की थी, वो हम देखेंगे, फिर मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, वन इज द क्लासिकल स्कूल, the other one is the Keynesian school. Classical school and the Keynesian school. Classical school and the Keynesian school. What is the difference between these schools? ये school of thought है, they have a difference of opinion.
इनका हमें अगर समझना है बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम दो सवाल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। मुझे बताइए, पहला सवाल ऐसा है, कैन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस? कैन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या गवर्नमेंट में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सके? बिल्कुल है। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट। आप इमेजिन करो कि रिलायंस, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज विल स्टॉप वर्किंग फ्रॉम टुनाइट, आज मिडनाइट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, क्या इंडिया की इकोनॉमी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या स्टॉक मार्केट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। रिलायंस कोई छोटी कंपनी नहीं है। अडानी ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि विल सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज़ इन इंडिया, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट इज़ 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स बिगर देन रिलायंस। गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट ऑफ ऑल। अब इलॉन मस्क से गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट भी एक कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ एन एडिशनल राइट, दे हैव अ राइट टू वायलेंस। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में सिर्फ ये चीज़ है कि आप गवर्नमेंट को राइट देते हो कि वो हमें मार सके लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में। बाकी गवर्नमेंट भी कंपनी ही होती है। गवर्नमेंट भी कंपनी की तरफ प्रोडक्शन करती है, चीज़ें बेचती है। आप गवर्नमेंट की अस्पताल में जाते हैं, कभी कभार गवर्नमेंट का मुफ्त अस्पताल होता है, लेकिन कोई होता है अस्पताल जिसमें आपको फ़ी भरना पड़ता है। 10 रुपये तो फ़ी भरते हो ना आप। जैसे SRTC की बस में चढ़े 5 रुपये की टिकट तो खरीदते हो। तो गवर्नमेंट आपको बेच रही है, आपसे चीज़ें आप कमा रही है। गवर्नमेंट कंपनी की तरह काम करती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं जो बड़ा काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इतनी बड़ी गवर्नमेंट जिसका इतना बड़ा रोल है इकोनॉमी में, क्या ये इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक प्रोसेस को? बिल्कुल कर सकती है। तो क्लासिकल स्कूल कहता है कि हाँ, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस, और केनीजियन स्कूल कहता है यस, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस। क्लासिकल स्कूल का बाबा आदम कौन है? एडम स्मिथ, और यहाँ पर जॉन मेनार्ड केन्स। तो एडम स्मिथ भी कहता है कि यस, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस, और केनीज भी ये बात मानता है। डिफरेंस अगर है तो सेकंड क्वेश्चन में है, शुड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस? हमें पता है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए? क्लासिकल स्कूल कहता है कि नो, गवर्नमेंट शुड नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस। केनीजियन स्कूल कहता है yes, government should influence the economic process. So what is the difference between the two? Classical school says government should not influence the economic process, and Keynesian school says yes, government should influence the economic process. मतलब क्या इसका कि इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अगर क्लासिकल स्कूल के हिसाब से चलेंगे तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अगर केनीजियन स्कूल के हिसाब से चलेंगे तो गवर्नमेंट का रोल होगा इकोनॉमी के अंदर। दैट इज थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। क्लासिकल स्कूल के मानने वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है इकोनॉमी में कुछ करना। गवर्नमेंट करे वो पॉवर्टी जो करना है, सड़कें वड़कें बनाओ, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। केनीजियन स्कूल कहता है बहुत बड़ा काम है गवर्नमेंट का, उनको इंटरफेयर करना चाहिए। इसी के बेसिस पे डिफरेंस बना क्लासिकल स्कूल और केनीजियन स्कूल का। अब क्लासिकल स्कूल और केनीजियन स्कूल में सही कौन बोल रहा है? अब हमें पता चला कि एडम स्मिथ जब आया, जब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी, स्मिथ्स डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन पढ़ा ना हमने, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल बड़े ही मज़े से चल रहा था अनटिल ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बाद कुछ नहीं लिखना है, बाद में लिखाऊंगा। ग्रेट डिप्रेशन के बाद आपको पता चला कि क्लासिकल स्कूल हैज सम इनहेरेंट प्रॉब्लम्स जो क्लासिकल स्कूल सॉल्व नहीं कर पा रहा। हमें ग्रेट डिप्रेशन में पता चला कि हमें कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो हम ग्रेट डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते। तो हमें पता चला कि नहीं, केनीज सही बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवीन करने की ज़रूरत बिल्कुल है। और केनीज का ही मानना था, जिसने हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझाए जो क्लासिकल स्कूल नहीं समझा पाया। तो केनीज ने कहा कि भाई क्लासिकल स्कूल काम करता है, जैसे एडम स्मिथ ने साइंस ऑफ वेल्थ कहा, वो वेल्थ ओरिएंटेड है, जिसमें उसने कहा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है।
उसमें वो ज़्यादा माइक्रो पे फोकस करते हैं कि माइक्रो के जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स है उसी को स्टडी करेंगे। केनीज आया बाद में, उससे कहा भाई इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी कर भी लोगे तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पूरी इकोनॉमी में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल की हद तक तो सही होती है पर इकोनॉमी की हद तक सही नहीं होती। जैसे मैंने पहली लेक्चर में आपको कहा कि जैसे मेरे हद तक कोई चीज़ सही है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी इकोनॉमी की हद तक सही हो। तो उसने कहा कि केनीज ने कि इकोनॉमी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की पैराडॉक्सेस है जो क्लासिकल स्कूल कभी भी समझा नहीं पाया। वो किसने समझाया हमें? केनीजियन स्कूल ने। तो हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे क्लासिकल स्कूल में जो केनीज बाद में क्लियर कर गया। अब देखो, हमारे पास इकोनॉमी के अंदर क्लासिकल केनीज में फर्क समझ आ गया। हमारे इकोनॉमी के अंदर 2 की पैराडॉक्सेस है। देयर आर 2 की पैराडॉक्सेस। ये पैराडॉक्सेस क्या है जो क्लासिकल स्कूल समझ नहीं पाया? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के समझने वाले थे उनको ये पैराडॉक्सेस क्लियर नहीं हुए अपने पूरे टेन्योर में। दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये पैराडॉक्सेस को कैसे सॉल्व किया जाए। पहला इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट लिखो साथ साथ। थ्रिफ्ट का मतलब होती है सेविंग्स। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नाउ सी व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मुझे बताओ, अगर एक इंडिविजुअल फैमिली और इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप अपनी आमदनी कम कर सकते, आप अपनी खर्चे कम कर सकते हो और आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हो। आपका इनकम है 10,000 रुपये, आपके खर्चे हैं 2,000 रुपये, आपका सेविंग 8,000 रुपये, या आपके खर्चे 4,000 रुपये, आपकी सेविंग 6,000 रुपये। आपने अपने खर्चे कम किए 2,000 रुपये, आपकी सेविंग बढ़ गई 8,000। तो एक फैमिली ऐसा कर सकती है, एक हाउस होल्ड ऐसा कर सकता है। अगर वो अपनी सेविंग बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल की हद तक ये सही बात है कि अगर आप सेविंग बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन जब हम यही कॉन्सेप्ट इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी पे लगाते हैं तो इकोनॉमी में हम एक अजीब सा चीज़ देखते हैं कि जब हम इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी की सेविंग्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ये क्लियर कट पैराडॉक्स दिख रहा है ना आपको। सेविंग बढ़ाने से क्या हो रही है? सेविंग्स कम हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लासिकल स्कूल इसको समझा नहीं पाया। वाई? बिकॉज वो किसको देख रहे थे? इंडिविजुअल यूनिट्स को। उनको लग रहा था कि सेविंग बढ़ाने से तो सेविंग बढ़ सकती है। यही कॉन्सेप्ट पूरी इकोनॉमी पे लगाओ, पूरी इकोनॉमी की सेविंग बढ़ेगी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर केनीज आया, उसने कहा कि मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। केनीज ने कहा कि हमें इकोनॉमी को अलग तरीके से देखने की जरूरत है, फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो उसने कहा आप क्या देखो, आपको कि इकोनॉमी में सब के सब सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी में सब के सब, मैं सेविंग बढ़ा रहा था तो मैं बढ़ा सकता था। अब आप सब लोग इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स बढ़ा रहे हो। सेविंग बढ़ाने का मतलब आप खर्चा क्या कर रहे हो? कम। सेविंग जब बढ़ा रहे हैं सब तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम। जब खर्चा कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। जब डिमांड ही नहीं है तो क्या आप सप्लाई करोगे? सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई गिर रही है, मैं सप्लाई कर रहा था, अब सप्लाई गिर रही है तो मैं क्या करूंगा? 50 लोगों को एम्प्लॉय करके। तो जब जब सप्लाई गिर जाती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जब जॉब्स ही नहीं है क्या इनकम होगा? इनकम गिर जाएगा। जब इनकम ही नहीं है तो सेविंग होगी? सेविंग्स गिर जाएंगी। समझा? ये कैसे पता चला? जब आपने इकोनॉमी को कैसे देखा? फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। अगर आप इंडिविजुअल की हद तक देखते फिर आपको कभी समझ नहीं आता कि ये तो सेविंग बढ़ा के सेविंग बढ़ा सकता है, इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ा सकती? बिकॉज इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। सेविंग आप बढ़ाएंगे तो पूरे इकोनॉमी में खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से हम लोगों को निकालेंगे जॉब से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जब जॉब ही नहीं है तो लोगों का इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो सेविंग्स भी कम हो जाएगी। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एज एक्सप्लेन्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स। समझा? अब क्या मैं कह सकता हूं यहां पर आपको की कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल माइट नॉट बी ट्रू फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल माइट नॉट बी ट्रू फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। समझा?
दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बनाओ ऐसे। रिपीट करूं, रब करूं? Second key paradox is wage employment paradox. Wage employment paradox. Can I clear it? लिखा? चलो, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। दिस इज अ पैराडॉक्स जो कौन नहीं समझा पाया? क्लासिकल स्कूल। फिर केनीज ने इसको समझा। अब देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स क्या है? एक इंडिविजुअल फर्म है, फॉर एग्जाम्पल क्विंटेसेंस है, एक इंडिविजुअल फर्म है। एक इंडिविजुअल फर्म को अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, क्या वो बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम क्या चाहते हैं? जो कंपनी का ओनर है वो चाहता है कि हम 5 की जगह 10 एम्प्लॉयज़ करें। तो हम क्या करेंगे? हम जो 5 लोगों को सैलरी देते हैं उनकी सैलरी क्या करेंगे? कम करेंगे, और उससे जो पैसा बचेगा थोड़े और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोगों की वेजेस अगर कम कर सकते हैं, उससे जो पैसा हमें बचेगा उससे हम और लोगों को क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही करो, एक आपके पास बड़ी फैक्ट्री है, आपको 100 और लोग एम्प्लॉय करने हैं। आप क्या करो? इतने सारे लोगों की वेजेस कम करो, पैसा जो बचेगा उससे 100 और लोगों को एम्प्लॉय कर लो। तो एक इंडिविजुअल फर्म ऐसा कर सकती है कि अगर उसने अपने वेजेस कम किए जो वो दे रही है, वेजेस कम करने से जो सरप्लस पैसा बचेगा उससे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। फिर हमने ये पर्टिकुलर सिनेरियो पूरी इकोनॉमी में ट्राई किया। हमने कहा इकोनॉमी में बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में बेरोजगारी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल स्कूल वाले समझने लगे कि अगर आपको इकोनॉमी में बेरोजगारी खत्म करनी है तो एक सिंपल सा तरीका क्या है? इकोनॉमी में वेजेस कम करो तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आप तनख्वाह कम करो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। हमने जब ऐसा ट्राई किया, हमें पता चला कि जब आपने वेजेस कम की, अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। दैट इज अ पैराडॉक्स। एक इंडिविजुअल की हद तक तो ये सही था, लेकिन जब आपने सेम कॉन्सेप्ट को कहाँ लगाया? इकोनॉमी में, वो फेल हो गया। उसमें पैराडॉक्स दिखने लगा। केनीज आया, उसने कहा मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो केनीज ने क्या कहा? आपको भाई इकोनॉमी को कहां से देखने की जरूरत है? फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो उसने कहा जब हम वेजेस कम करेंगे, आपको 100 लोगों को एम्प्लॉय करना है, आपके पास ऑलरेडी 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपने 1000 लोगों की कम क्या की? वेजेस 100 लोगों के लिए। तो 1000 लोगों की वेजेस कम हो रही है, इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों की वेजेस कम हो रही है। जब वेजेस कम हो रही है तो बताइए उनका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो रही है, आप सप्लाई ही नहीं कर रहे, आप क्या करोगे? 100 लोगों को एम्प्लॉय करके। अब सप्लाई गिर रही है आपकी, जब सप्लाई गिर रही है आप निकालना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जगह गिरने लगी। तो हमें समझ आया कि एक इंडिविजुअल की हद तक अगर करते तो ये चीज कर सकते थे, लेकिन इकोनॉमी की हद तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। What is true for an individual might not be true for the economy as a whole. This is known as the fallacy of composition. The fallacy of composition. लिखो पहले वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, तो फिर मैं एक लाइन लिखाऊंगा। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। फर्म के लिए ये, माइक्रो इकोनॉमी के लिए ये।
क्लियर है? लिखो, these paradoxes create the fallacy of composition. Create the fallacy of composition. Create the fallacy of composition. That is, what is true for an individual might not be true for the economy as a whole. Might not be true for the economy as a whole. समझ आ? So this is why you have to look at a macro perspective. तो macro बहुत important है इकोनॉमिक्स में. The macro perspective, दूर से देखना पूरी इकोनॉमी को. अब आप दूर से देखते हैं तो हमें समझ आ रहा है ये है हमारी इंडियन इकोनॉमी, द मैक्रो कॉन्सेप्ट. ये है हमारा चाइनीज़ इकोनॉमी, ये आपका है यूएस इकोनॉमी, ये यूरोपियन इकोनॉमी एंड ऑल दैट. तो हमें जब दूर से हम देखते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव में, अब इंडिविजुअल की हद से आप बाहर जाके अब मैक्रो पर्सपेक्टिव में पूरी इकोनॉमी को देख रहे हो, फिर सबको मिलाकर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी और न्यू लिबरलिज्म या न्यू मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट फंडलिज्म या ग्लोबलिज्म कहते हैं उसको. तो ये पूरी की पूरी जब आप देखते हो तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में आपको यहाँ पर यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आपको समझ आ रहा है कि भाई जो यहाँ की मैक्रो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है और यहाँ के मैक्रो पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है. तो आपको समझ आ रहा है कि भाई माइक्रो इकोनॉमी में भी जब हम इकोनॉमीज़ को अलग अलग से देखते हैं तो हमें अलग अलग सिस्टम्स नज़र आते हैं. यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है. इट वर्क्स ऑन द चाइनीज़ मॉडल, इट वर्क्स ऑन द मार्केट मॉडल. तो आपको पता चल गया कि मैक्रो में सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. तो इंडिया का सिस्टम कैसा है, चाइनीज़ सिस्टम कैसा है, यूएस सिस्टम कैसा है, तो हम देखेंगे इनमें यूएस में कैसे काम चला, चाइना में कैसे काम चला और इंडिया में कैसे काम चला. सो सब हेडिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स. इकोनॉमिक सिस्टम्स. इकोनॉमिक सिस्टम्स. हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं दुनिया भर में. हकीकत में एक ही है बट पहले 3 थे. नंबर 1, द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को हम फ्री एंटरप्राइज सिस्टम भी कहते हैं. फ्री एंटरप्राइज सिस्टम. फ्री एंटरप्राइज सिस्टम. इसको हम प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम भी कहते हैं. फ्री प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम. इसको हम कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी कहते हैं. कैपिटलिस्टिक सिस्टम. अब देखिए है क्या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. ये दुनिया का फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम है. पहला पॉइंट, दुनिया का फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम जो फॉर्मली किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया. वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम. इससे पहले हमारे पास वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का, लेकिन ये आपका दुनिया का पहला फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम है जो सबसे पहले अडॉप्ट किया गया किसके आइडियाज से? एडम स्मिथ के आइडियाज. तो एडम स्मिथ ने एक 1776 में एक किताब लिखी जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखाई, वेल्थ ऑफ
नेशंस, उसी में उसने कॉन्सेप्ट दिया फ्री मार्केट इकोनॉमीज का, मार्केट इकोनॉमीज का 1776, मार्केट इकोनॉमीज। अब देखो मार्केट इकोनॉमीज क्या है। एडम स्मिथ किसका पायनियर, कौन से स्कूल ऑफ थॉट का? क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल क्या कहता है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए। किसने बोला ये जुर्म किसने किया? एडम स्मिथ ने क्या कहा? देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और वी कॉल इट द लेज़र-फेयर इकोनॉमी, द लेज़र-फेयर इकोनॉमी, द लेज़र-फेयर इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एडम स्मिथ के आइडियाज से निकला। उसने कहा देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो गवर्नमेंट किसी भी चीज का दाम डिसाइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि ये चीज इतने में बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मीट शॉप पे जाते हैं, उनको रेट होती है ना, वहाँ पे जो ऑफिशियल रेट है, गवर्नमेंट की रेट है, 580 पे बेचना है, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। हालांकि वो बेचते हैं बट गवर्नमेंट की रेट्स होती है। लेकिन अगर आप एक मार्केट इकोनॉमी है तो आप कोई भी रेट दे ही नहीं सकते। आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, आपका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। देयर आर नो टैक्सेस, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आपका इकोनॉमी में। आपका बस एक वेलफेयर का इंटरफेरेंस है। आप बॉटम मोस्ट स्ट्रैटम का इस्तेमाल फ़ायदा कराओ, पुअर लोगों को थोड़ी एसेंशियल नीड्स का उनका ख्याल रखो। बाकी आपको कोई काम नहीं है, सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर देगा, हेल्थ प्राइवेट सेक्टर देगा, ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट सेक्टर देगा, कम्युनिकेशन प्राइवेट सेक्टर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर खुद करेगा। आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। इनफैक्ट एडम स्मिथ हेटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ने कहा कि गवर्नमेंट को दफा करो, इनको मत दो ही कुछ, हम खुद प्राइवेट सेक्टर मार्केट खुद सब कर लेगा। तो मार्केट जब गवर्नमेंट को आप नहीं करने देते और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस आपने लगाया, तो एडम स्मिथ का मानना था कि जो भी इकोनॉमी ऐसे मॉडल पे चलेगी जहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उसने कहा ऐसी इकोनॉमी इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लिबर्टी, on the principles of natural liberty. So an economy working on these principles, an economy working on these principles is said to have a system of natural liberty, is said to have a system of natural liberty, is said to have a natural system of natural liberty. अच्छा, आपने गवर्नमेंट को कहा आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है तो डिसाइड कौन करेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जवाब? अब बताएंगे। आप थे पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, ये पहला क्लास है। आप थे दोनों क्लासेस में? बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, बोलो। कॉपी जो देख रहा है ना पीछे, उसी को उठाऊंगा मैं। शाबाश। हाँ, आप बोलेंगे, बोलो बैठ के। तो पहली प्रॉब्लम कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैंने आपको कहा इनका जवाब देना होता है। तो इनका जवाब कौन देगा अगर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है? तो एडम स्मिथ ने क्या कहा?
व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे जवाब कौन देगा? मार्केट देगा। ये सारा जवाब कौन देगा? मार्केट विल गिव द आंसर अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर कैसे, मार्केट कैसे काम करता है? ऑन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगा, और जो एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी वही सब फॉलो करेंगे। मार्केट विल डिसाइड एवरीथिंग। गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट विल नॉट से कि हमें 50,000 टन का सीमेंट चाहिए, वो नहीं बोल सकता ऐसा। हमें इतने 1000 किलोमीटर का रोड बनाना है, प्राइवेट सेक्टर बना के दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें इतने सारे स्कूल्स चाहिए, नहीं। प्राइवेट सेक्टर जो डिमांड होगी वैसा ही सप्लाई होगा, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किस प्राइस पे बेचना है। वही प्राइस, डिमांड लगाओ, सप्लाई लगाओ, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, उसी प्राइस पे बेचा जाएगा। तो हम मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेंगे, और यही मार्केट हमें जवाब देगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और मार्केट तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी खुद ही देता है, और मार्केट अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट करेगा, और मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। दिस इज हाउ मार्केट विल आंसर द 6 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। समझा? लिखेंगे पॉइंट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड at what price to sell, and at what price to sell. All such decisions depend on the market forces of demand and supply. All such decisions depend on the market forces of demand and supply. अब देखो, एडम स्मिथ को कहा गया कि ठीक है, आप गवर्नमेंट को कोई रोल नहीं देना चाहते, पर आपको पता तो होगा कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स आते हैं। क्या आते हैं? कभी हम ग्रो कर रहे होते हैं, कभी हम पीक पर होते हैं, कभी स्लो डाउन होता है, कभी रिसेशन में जाते हैं, कभी डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमारा ये साइकिल आता रहता है। मैं साइकिल बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो उसको कहा गया कि चलो, अगर आप यहाँ पर हो, पीक पर हो, यहाँ पर हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे गिर गए, यहाँ से हमें कौन उठाएगा? यहाँ से तो गवर्नमेंट ही उठानी चाहिए। एडम स्मिथ ने कहा नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि लेजर-फेयर इकोनॉमी है। लेजर-फेयर का लिटरल मतलब होता है लीव इट अलोन, इकोनॉमी को छोड़ दो। गवर्नमेंट को बोला जा रहा है डोंट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। अब अगर आप नीचे गिर भी गए, यहाँ से हमें गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, यहाँ से भी कौन उठाएगा? मार्केट में कौन? द इनविजिबल हैंड। मार्केट में एक इनविजिबल हैंड है, जब आप नीचे जाएंगे वो आपको वापस उठा लेगा। सो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड. So if there are any distortions in the market, in the business cycle, the invisible hand will take care of it. We don't need the government to interfere in the economy. समझ आ रहा है? Okay. अब इस आइडिया के बिना पर मार्केट इकोनॉमीज के दो हिस्से हुए. There are two types. एक है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है द फ्री मार्केट सिस्टम. द फ्री मार्केट सिस्टम. These are two kinds of economic systems that have emerged from the ideas of Adam Smith. ये दोनों मार्केट इकोनॉमीज ही है. दोनों में रोल किसका है? मार्केट का. डिसीजन कौन लेगा? मार्केट. डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. लेजर-फेयर दोनों में है. तो फर्क क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी में फर्क क्या है? ये दोनों मार्केट इकोनॉमीज हैं. दोनों एडम स्मिथ के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं. दोनों में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं. पर इनका मेन फोकस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी गुड. आपके ये दोनों प्रॉफिट ओरिएंटेड है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट सिस्टम में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स की.
यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द कैपिटलिस्टिक मॉडल। तो यूएस इकोनॉमी ने, उसने कब दिया था आइडिया एडम्स ने? 1776 में। तो यूएस ने 1777 में अडॉप्ट कर लिया, एक साल के बाद। तो यूएस बिकेम द फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वहां पर द सिस्टम वाज, जो भी आपकी हमारी कंट्री के अंदर वेल्थ क्रिएशन होगी वो सब की सब कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर, वो मार्केट करेगा। सो मेन फोकस ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज वाज ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। एंड वेल्थ क्रिएट करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट नहीं करेगा। दूसरी तरफ से बना फ्री मार्केट सिस्टम। फ्री मार्केट सिस्टम था द क्लोजेस्ट फ्री मार्केट सिस्टम वी हैड, नॉट प्योरली फ्री मार्केट था बट थोड़ा बहुत। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में व्हाट द आइडिया इज, यूरोपियन यूनियन में अगर आप एक कंट्री में हैं और दूसरी कंट्री में है, आपने यहां कुछ चीज बनाई, आपको बेचनी है दूसरी कंट्री में, यहां से खरीदनी है दूसरी चीज, इसमें भी कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। जो भी आपने वेल्थ क्रिएट की है अपनी अपनी कंट्री में, उसको आप फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो बिटवीन द कंट्रीज। सो दैट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम। कोई टैक्स नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, नथिंग एट ऑल। तो दैट बिकम्स अ फ्री मार्केट सिस्टम, कि जो भी आपने वेल्थ क्रिएशन किया है यू आर एबल टू एक्सचेंज इट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो द फोकस ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम इज exchange of wealth. Focus of free market system is exchange of wealth. There has to be a free exchange of wealth. समझ आ रहा है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में the focus was on the free creation of wealth, and here the free exchange of wealth. Exchange of wealth, free market system. समझ आ? These are your market economies only. कौन गाने सुन रहा है? मस्जिद में भी ये सीटियां मारते हो। नंबर 2, नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है? अब ये मार्केट पे डिपेंडेंट, ये नॉन मार्केट है। मार्केट का एक ही ऑल्टरनेटिव है आपके पास, वो क्या है? मार्केट का ऑल्टरनेटिव। अगर मार्केट डिसाइड नहीं कर रहा तो किसको करना है? गवर्नमेंट को। तो यहां पर ये नॉन मार्केट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रोल किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। नाउ सी, नॉन मार्केट सिस्टम्स कहां से निकले? दे केम इमर्ज्ड आउट द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बड़ा खतरनाक बंदा। ही हैज रिटन सम बुक्स जो पूरा आपको इंडोक्ट्रिनेट कर देते हैं। इसकी बुक बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है, बिकॉज दे चेंज यू, हिज बुक्स चेंज यू। ही इज द पर्सन जिसने पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप खा गया ये अपने आइडियाज से। ही डिड नथिंग, कोई रेवोल्यूशन शुरू नहीं की इसने, अपने आइडिया से पूरा ईस्टर्न यूरोप खा लिया इसने। अब व्हाट इज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने यूरोप देखा। उसने कहा कि यूरोप में जहां पर एक फ्री मार्केट सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी उन्होंने अडॉप्ट किया, वहां पर उसने देखा कि इस इकोनॉमी के अंदर जहां पर सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट। सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। इस इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि एक अजीब सा क्लास शुरू हो गया है, द कैपिटलिस्ट क्लास। क्या हो गया है? द कैपिटलिस्ट क्लास, जो कैपिटलिस्ट्स है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एलीट क्लास, पैसे वाले लोग। और ये कैपिटलिस्ट्स गरीबों पर, जो वर्कर्स है, उन पे क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन। तो सीइंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, कार्ल मार्क्स के पास एक धांसू आइडिया आया। उसने कहा ये प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर में अब हकीकत में सारी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास। तो कैपिटलिस्ट क्लास ही कंट्रोल कर रहा है पूरी इकोनॉमी को। उसने कहा ये इकोनॉमी हमें इनसे छीननी पड़ेगी, और हमें किसको देनी पड़ेगी? लोगों को, वर्कर्स को, जो मेजॉरिटी आपकी पॉपुलेशन है।
तो आप इन रिच क्लास से ये इकोनॉमी छीनो और लोगों के हाथ में दे दो, या तो डायरेक्टली दे दो या लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट के हाथ में। दैट इज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो उसे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कैपिटलिस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ, सारा रोल किसके हाथ में होना चाहिए? गवर्नमेंट के हाथ में। तो कार्ल मार्क्स के आइडिया से दो इकोनॉमीज सामने आई, एक है आपकी सोशलिज्म एंड द अदर वन इज कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों क्या है? नॉन मार्केट इकोनॉमीज। नॉन मार्केट इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा सारा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। इन इकोनॉमीज को हम क्या कहते हैं? स्टेट इकोनॉमीज, जहां पर स्टेट के हाथ में सब कुछ होता है, स्टेट गवर्नमेंट। जहां पर इनको हम कहते हैं कमांड इकोनॉमीज। कमांड इकोनॉमीज, जहां पर गवर्नमेंट ही पूरी कमांड में उनके हाथ में हासिल होती है। इन इकोनॉमीज को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, ये सब इसी का नाम है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। और ये सारा was a reaction to the market economy. It was a reaction to the market economy. It emerged as a reaction to the market economy. ये ऑफिशियल रीजन है, हकीकत में the things were different. Socialism was in reality Karl Marx. The ideas of Karl Marx were created by the West only. हम पढ़ रहे हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, जहां पर आपने अब प्राइवेट सेक्टर या मार्केट से छीन लिया ताकत और किसके हाथ में दे दिया? गवर्नमेंट के हाथ में। अब इन इकोनॉमीज को हम स्टेट इकोनॉमीज बोले, कमांड इकोनॉमीज बोले, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड इट वाज अ रिएक्शन टू द मार्केट सिस्टम। जहां पर अब दो सिस्टम सामने आए, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये दोनों क्या है? यहां पर मेजॉरिटी रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सब कौन बोलेगा? गवर्नमेंट बोलेगा। इन इकोनॉमीज में हर साल गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इतने हजार किलो, इतने हजार टन का सीमेंट चाहिए, इतने हजार टन के फ्रूट्स चाहिए, इतना हजार ये चाहिए, वो चाहिए। पूरा का पूरा लिस्ट गवर्नमेंट निकालती है कि क्या क्या करना है आपको इकोनॉमी में। आपके हाथ में कोई भी नहीं। मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि किस चीज़ पे बेचना है। ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये गुड़ आप बेच रहे हो, ये इस प्राइस पे आपको बेचना है। एवरी डैम थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हाथ में आप सब दे रहे हैं, तो आइडिया है सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ने तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही दिया, फिर धीरे धीरे उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस जो आई, दैट वाज द कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ चाइना। सोशलिज्म जैसे ही आइडिया दिया तो ये जाकर सीधा यूएसएसआर ने इम्प्लीमेंट किया, और कम्युनिज्म किसने इम्प्लीमेंट किया? चाइना ने। चाइना ने। व्हाट वाज द डिफरेंस? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सोशलिज्म में everything in the economy is owned by the government. Everything is owned by the government. हर कोई चीज, every means of production, सब कुछ is owned by the government. लैंड से लेकर नेचुरल रिसोर्सेज, सबका सब गवर्नमेंट का है, प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट लेबर। एक्सेप्ट लेबर। लेबर यानी हम गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है। हमारे अलावा जितना भी है बाहर, वो सारा गवर्नमेंट की अपनी ओनरशिप है, लेकिन हम नहीं। तो हम काम कर सकते हैं, हम थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज हम गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं आते। बाकी सब गवर्नमेंट का है, सारा डिसीजन गवर्नमेंट का है, लेकिन लेबर उससे बाहर है। फिर चाइना ने शुरू किया कम्युनिस्टिक मॉडल। उसने कहा कि लेबर को भी छोड़ना नहीं है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लेबर। इंक्लूडिंग लेबर। लेबर लेकर पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ओनरशिप में आता है, इंक्लूडिंग लेबर। अब मुझे बताओ, इन दोनों सिस्टम्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन सा है? कम्युनिज्म। अच्छा, यहां पर लेबर ओनरशिप से बाहर है, क्या हम हल्की सी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं यहां? बिल्कुल, देयर वाज सम प्राइवेट प्रॉपर्टी आप बना सकते थे, लेकिन यहां पर आप खुद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट
नहीं है, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिस वॉज द सिस्टम दैट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कि दे प्लान एंड प्लॉट, अल्लाह टू प्लान्स। ये इट वॉज अ डेंजरस आइडिया, पर वो उनके उल्टा पड़ गया। नाउ सी, मेरी नज़र में इट वॉज द वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, कि आप काम ही नहीं, आप काम जो कर रहे हो वो सब गवर्नमेंट का है, आप खुद गवर्नमेंट के हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक तरीके का जुल्म हुआ। अब आप इस डिस्गाइस में ये करना चाहते हो बिकॉज आप हमें मनवाना चाहते हो कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो वेलफेयर के लिए ही करेगी। ये इसमें एक अजम्पशन हम कर रहे हैं कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल लिबर्टी सब कुछ छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि गवर्नमेंट हम सब के लिए, हमारे देश के लिए काम करेगी। दिस इज़ एन अजम्पशन दैट यू आर मेकिंग। पर ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो देश के हित में हो। आपने देखा रिसेंटली कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम फार्म लॉज लेकर आएंगे। उन्हें कहा कि ये देश के हित में है, और फार्मर्स सारे सड़क पर आ गए। उन्हें कहा हम जो ये फार्म लॉज लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा जो हम फार्म लॉज लेकर आ रहे हैं ये किसान की बेहतरी के लिए है। तो किसान रेवोल्यूशन का जो उधर उनका चीफ था, उसने जब एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि गवर्नमेंट को किसने कहा था कि हमारी बेहतरी के लिए कुछ करे, हम बेहतर है पहले से, आप ये हटाओ, हमें ज़रूरत नहीं। तो गवर्नमेंट लेकर आई। इससे पहले CAA NRC का आइडिया हुआ, तो आपने देखा कि कैसे लोग बाहर आए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ भी लेकर आ सकती है, और हमने देखा है बहुत बार इससे पहले। चलो ये गवर्नमेंट तो अभी उतना हम नहीं देख रहे कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट इससे पहले जब इंदिरा गांधी के टाइम हमने देखा कि उस वक्त सेंटर काफ़ी स्ट्रांग था। उस वक्त सेंटर यहाँ से लॉ पास करता था पार्लियामेंट में, वो फाइल होता था जुडिशरी में, जुडिशरी स्ट्रक डाउन करता था। पार्लियामेंट नया लॉ लेकर आता था कि इस लॉ को जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। फिर वो जुडिशरी में जाता था, सुप्रीम कोर्ट कहता था ये आप हमारा राइट कर्टेल कर रहे हो, द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो भी खत्म। तो ऐसा हम कंटिन्यूस देखते थे कि यहाँ से पार्लियामेंट, वहाँ से जुडिशरी। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रांग होता था। बहुत कुछ हो रहा है। अब शॉर्ट में हमें समझ आ गया कि सोशलिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लमैटिक थी। प्रॉब्लमैटिक क्या था? एक बंदा आया, ये कॉन्सेप्ट में समझ आ गया आपको, द डिफरेंस? ठीक है। अब देखिए हम एक एक करके अब दोनों के सिस्टम्स पढ़ेंगे, मार्केट और नॉन मार्केट, और देखिए प्रॉब्लम्स क्या थी, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से तीसरा सिस्टम सामने आया। दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुरू कैसे हुआ। हम पहले देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी की सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने कब अक्वायर किया? ये 1777 में। 1777 से लेकर 1929 तक यूनाइटेड स्टेट्स में कैपिटलिस्टिक मॉडल चलता रहा, मार्केट इकोनॉमी चलती रही, और इस पूरे ड्यूरेशन में यूएस ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन की, जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन की। यूनाइटेड स्टेट्स से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सामने आई, यूनाइटेड स्टेट्स से बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन सामने आई। दुनिया भर में यूएस की कंपनीज फैलने लगी। कहा जाता है इस पीरियड में पूरी दुनिया में 2/3 of the world's gold reserve were concentrated in United States. दुनिया भर में 66% जितना भी गोल्ड था वो सब किसके पास था? यूएस के पास था। इतनी उन्होंने ट्रेड बढ़ाई अपने मार्केट से, अपने प्राइवेट सेक्टर से। आज के ज़माने भी हर जगह सबसे डोमिनेंट कंपनीज कौन सी है? यूएस की कंपनीज है। तो यूएस की MNC कॉरपोरेशंस, आपकी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस एंड ऑल, दे amassed great wealth till 1929. 1929 में there was a change by Great Depression.
ग्रेट डिप्रेशन। 29 में कुछ चेंजेस हुई, हम प्रिसाइसली ग्रेट डिप्रेशन को नहीं पढ़ रहे, बट हुआ क्या था हल्का सा मैं बता दूं। अचानक से इकोनॉमी में कभी इसको बोलते हैं हॉट आ जाती है, इकोनॉमी को हॉट आ गई और 16 मिलियन स्टॉक्स एक ही दिन में बेचे गए। स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, बहुत बड़े बड़े नेशनल बैंक्स कोलैप्स हो गए। आप इमेजिन करो जैसे SBI कोलैप्स हो जाएगा इधर, वैसे ही वहाँ का बड़े बड़े नेशनल बैंक्स कोलैप्स हो गए। वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड अ स्टैगरिंग 25%। दैट मीन्स हर चौथा बंदा US के अंदर अनएम्प्लॉयड था। उनका नेशनल आउटपुट वॉज रिड्यूस्ड बाय 25%। उनका GDP कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और यूनाइटेड स्टेट्स में बहरान शुरू हुआ, पॉवर्टी बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और US डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम, जब इनकम नहीं है तो आप खरीदोगे नहीं, जब खरीदोगे नहीं तो बनाओगे नहीं, यानी सप्लाई नहीं होगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो GDP नहीं होगा, जब GDP नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स फंस गया डिप्रेशन में। यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 में उनका जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, हिज नेम वाज हर्बर्ट हूवर। हर्बर्ट हूवर वाज अ फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका पीर था और हर्बर्ट हूवर ने कहा कि 1929 के डिप्रेशन में है हम, तो हम अभी डिप्रेशन में हैं, हम यहाँ से यहाँ पर चले गए, अभी डिप्रेशन में है यहाँ पर। अब यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए? प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है भाई कुछ करो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बिकॉज हमें पता है क्राइम का रूट कॉज आपकी अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी ही होता है जनरली। तो इस चक्कर में हर्बर्ट हूवर को बोला गया कि भाई कुछ तो बताओ कि कैसे निकला जाए इस डिप्रेशन से। हर्बर्ट हूवर ने कहा, बाबा आदम ने कहा है कि इकोनॉमी के साथ इंटरफेयर नहीं करना। हम क्या है? हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। तो एडम स्मिथ ने, बाबा ने कहा है कि लेट्स नॉट इंटरफेयर, तो मैं तो इंटरफेयर नहीं करूंगा, इकोनॉमी का इनविजिबल हैंड इकोनॉमी को ठीक कर लेगा। तो उसने कहा ठीक है, इनविजिबल हैंड का वेट करते हैं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो उसने वेट किया, 1929 में इकोनॉमी ठीक नहीं हुई। उसने वेट किया 1930 में, फिर भी ठीक नहीं हुई। 1931 में 3 साल हो गए, इकोनॉमी ठीक नहीं हुई और 1932 में लोगों ने उसको ठीक कर लिया। वहाँ जनरल इलेक्शन हुआ और वहाँ नया प्रेसिडेंट आया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1932 के जनरल इलेक्शन के बाद हर्बर्ट हूवर लॉस्ट द इलेक्शन एंड FDR won the election in US। FDR ने आते ही पहला काम किया, उसने कहा कि बाबा आदम गलत बोल रहे थे, आपको इनविजिबल हैंड का इंतजार नहीं करना चाहिए, अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द इकोनॉमी। तो FDR ने अनाउंस की द न्यू डील पॉलिसी। द न्यू डील पॉलिसी, इट्स अ वेरी फेमस पॉलिसी ऑफ FDR। न्यू डील पॉलिसी ऑफ FDR, इनफैक्ट दिस इज द पॉलिसी जिसको पढ़कर दादा भाई नौरोजी ने अपने आइडियाज़ डेवलप किए थे। दादा भाई नौरोजी है ना, जो पहले यहाँ पे द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने लिखी थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई न्यू डील पॉलिसी। इंडिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे इंडिया का बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर M.N. Roy, who is a pioneer of Communist Party in India, he also was heavily influenced by New Deal policy. इंडिया का बॉम्बे प्लान वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू डील पॉलिसी। तो इंडिया के बहुत सारी पॉलिसीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में FDR ने क्या कहा? FDR ने कहा अभी तक तो हम चल रहे थे कैपिटलिस्टिक मॉडल पे, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन यहाँ से हम निकलने वाले नहीं हैं, लेट्स स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द इकोनॉमी। न्यू डील पॉलिसी में दे एम्प्लॉयड millions of people and spent billions of dollars to restart the economy। तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू किया, वेयर इन दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी। इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं द फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस, गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस दिया इकोनॉमी को इंजन शुरू करने के लिए, पैसा खर्च किया, इसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। So to start the economy, to reignite the economy, they gave the fiscal stimulus of billions of dollars। और जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो लोग एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, सड़कें बनानी है, उन्होंने बोला बनाओ सड़कें जितनी बनानी है, तो सड़कें बना रहे हैं, उसके लिए लोगों को एम्प्लॉय किया।
लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो लोगों को इनकम मिलेगा ना, जब लोगों को इनकम मिलेगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड। अब लोगों को इनकम मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, डिमांड। डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ने लगी, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी और पूरा का पूरा 1930s का डेकेड लगा यूएस को वापस चढ़ने में। इनफैक्ट 1930s का जो पूरा डेकेड है इसको हम कहते ही है द डिप्रेशन डेकेड, इसको हम कहते ही है द डिप्रेशन डेकेड। दिस वॉज व्हाट हैपेंड इन यूएस। लिखा। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं 29 के डिप्रेशन के बाद, प्रिसाइसली 1932 की न्यू डील पॉलिसी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में मार्केट तो था ही, यानी प्राइवेट सेक्टर तो था ही, लेकिन अब गवर्नमेंट भी क्या करने लगी, इंटरफेरेंस करने लगी। गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट को प्राइवेट सेक्टर। तो 1932 के बाद हमें पता चला कि यूएस में एक तो प्राइवेट सेक्टर भी इंटरफेयर कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी इंटरफेयर कर रहा है। तो यूएस की इकोनॉमी क्या बन गई, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां प्राइवेट पब्लिक दोनों काम करते हैं। तो यूएस started its economy as a mixed economic system after 32. समझ आया? आज के जमाने में यूएस इकोनॉमी इज नो मोर अ प्योरली मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, जब भी आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें दो चीजें हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो यूएस में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन इन दोनों में किसी का ज्यादा रोल होता है और किसी का कम, लेकिन रोल तो दोनों का है। अब यूएस में ज्यादा रोल किसका है, प्राइवेट का ज्यादा रोल है और पब्लिक का, गवर्नमेंट का कम रोल है। इसीलिए यूएस की इकोनॉमी को हम कहते हैं इट इज अ मार्केट लेड इकोनॉमी। इट इज अ मार्केट लेड इकोनॉमी, इट इज नॉट अ मार्केट इकोनॉमी एनीमोर, इट इज अ मार्केट लेड इकोनॉमी। मार्केट लीड कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट साथ में है, मार्केट लेड इकोनॉमी। हो गया जी? परसेंटेज थोड़ी ना, ऐसे कैसे उसको नंबर दे सकते हैं, नंबर। लिखा? ये किसकी एग्जाम्पल थी, मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या बन गई अब, मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरी एग्जाम्पल लेंगे हम नॉन मार्केट की। नॉन मार्केट, नॉन मार्केट में हमने देखा पहले ही कौन कौन, यूएसएसआर, और किसने अडॉप्ट किया, चाइना ने। यूएसएसआर ने आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कब हुई थी, 1970, अडॉप्ट किया सोशलिज्म। दे अडॉप्टेड सोशलिज्म आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन में जो किंग था, जिसको हम जार कहते हैं, these guys, these notorious guys, they got into his family and killed the entire family. पूरी फैमिली को उन्होंने butchers की तरह मारा, and they implemented this socialistic model 1970। 17 से लेकर 1989 तक, 1989 तक यूएसएसआर कंटिन्यू करता रहा सोशलिस्टिक मॉडल। यहां से चाइना ने क्या अडॉप्ट किया, 1949 में कम्युनिज्म। कब तक, 1985 until recently। अब देखो,
असल में जब इन्होंने ये अडॉप्ट किया सोशलिज्म और कम्युनिज्म, देयर वाज दिस इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ, अच्छे से समझना, ये कंफ्यूजिंग लगेगा फिर आपको, ऑस्कर लैंज। कौन? ऑस्कर लैंज। ऑस्कर लैंज ने क्या कहा? उसने कहा कि ही स्टडीड सोशलिज्म प्रिसाइसली इन यूएसएसआर इन 1950s। 1950s में ऑस्कर लैंज वाज ऑफ द ओपिनियन कि सोशलिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म मॉडल। सोशलिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। व्हेन यू गिव एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट और मार्केट के पास कुछ भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी नहीं, ये ज्यादा देर चलने वाली चीज। ऑस्कर लैंज ने पहले ही कहा इन इकोनॉमीज को, आपकी इकोनॉमी में दो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम उसने कहा, आपकी इकोनॉमी में इंटरनल डिके होगा। क्या होगा? इंटरनल डिके। ऐसी इकोनॉमीज में इंटरनल डिके होगा। व्हाट इज इंटरनल डिके? फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो आप कश्मीर में कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब मैं खुद किसकी प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट की। मैं जो भी काम कर रहा हूं वो भी किसका? मुझे सिर्फ उतना ही मिल रहा है जितना मेरे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्यों सुबह से शाम तक मेहनत करूंगा? मैं क्यों अपने 30-40 साल अपने यूथ के इतनी मेहनत करके, हम क्यों मेहनत करते हैं? ताकि हम अपने घर वालों को आराम की ज़िंदगी दे सके, हम खुद आराम की ज़िंदगी ले सके, हम प्रॉपर्टी बना सके, हम गाड़ी खरीद सके। जब आप ये सब कर ही नहीं सकते तो आप मेहनत क्यों करोगे? और जब आप मेहनत नहीं करोगे तब इनोवेशन नहीं होती है इकोनॉमी में, और जब इनोवेशन नहीं होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल डिके। तो इंटरनल डिके का सिंपल सा मतलब है एब्सेंस ऑफ इनोवेशन। एब्सेंस ऑफ इनोवेशन। इन इकोनॉमीज में कहा गया दैट आपकी इकोनॉमी में अनलेस यू गिव इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दोगे काम करने का, तो आपकी इकोनॉमी में इनोवेशन नहीं होगी। देयर विल बी एब्सेंस ऑफ इनोवेशन, इंटरनल डिके। दूसरी प्रॉब्लम क्या कही उसने? उसने कहा कि दूसरी प्रॉब्लम जो होगी दैट इज स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म। व्हाट इज स्टेट कैपिटलिज्म? देखो, ये इंडिया है। आप इमेजिन करो इंडिया की 1947 की गवर्नमेंट और आज 2022 की गवर्नमेंट, ज्यादा पेट्रियोटिक कौन है? 47 वाली। कितना काम किया उन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन के, कितना काम किया उन्होंने गरीबी हटाने के लिए, बिकॉज उनको नया नया देश मिला था, है ना। उन्होंने बहुत काम किया कि कहीं से हम भारत को भारत महान बना सके। आज आप सब अपने जेब भर रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब देश नया होता है तो उसमें पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे ये गवर्नमेंट जिसके हाथ में आप सब कुछ दे रहे हैं, यही गवर्नमेंट आपको एक्सप्लॉइट करेगी, यही गवर्नमेंट आपको एक्सप्लॉइट करेगी। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया दिया था कैपिटलिस्ट सोशलिज्म का, उसने क्या कहा कि सोशलिस्टिक कंट्री, कैपिटलिस्टिक कंट्री में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटर कौन है? कैपिटलिस्ट, द रिच क्लास, ये एक एक्सप्लॉइटर है। ये कैपिटलिस्ट जितने भी थे इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इनसे हटाकर सारा पावर किसको दे दो? स्टेट को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो। हमने गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर दिया और गवर्नमेंट खुद हमें एक्सप्लॉइट करने लगी। गवर्नमेंट खुद एक कैपिटलिस्ट बन गई। तो क्रिटिक्स कहते हैं आपने 10 कैपिटलिस्ट को हटाकर एक कैपिटलिस्ट बनाया, इतनी ही फर्क है और कोई फर्क। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, जहां पर स्टेट खुद becomes the sole exploiter of the economy, wherein the state becomes the sole exploiter of the economy, wherein the state becomes the sole exploiter in the economy, sole exploiter in the economy. Clear है? तो What was the solution? इकोनॉमिस्ट कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते unless they have a solution. ऑस्कर लैंज ने कहा आपकी इकोनॉमीज में इंटरनल डिके होगा और क्या होगा? स्टेट कैपिटलिज्म होगा। तो बेहतर है आपके लिए कि आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी तो है, आप सोशलिज्म तो आपने एक्वायर किया है, लेकिन साथ में मार्केट के भी कुछ थोड़े थोड़े फीचर्स अडॉप्ट करो। मार्केट के कौन से फीचर्स? प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी जगह क्रिएट करो। तो उसने कहा आप लोगों को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म क्या है? ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी ही है
with some features from the market system. लिखेंगे एक लाइन, Oscar Lange advised these economies. Oscar Lange advised these economies to adopt market socialism. To adopt market socialism. Market socialism. Which includes certain features, from the market economic system. From the market economic system. So he gave the idea of market socialism. कब दिया उसने आइडिया? 1950s में. 1950s में ये लोग आसमान छू रहे थे. उन्होंने कहा इसको कुछ पता बेचारे को नहीं है, तो कोई मार्केट नहीं लेना है हमें. लेकिन जैसा कि ऑस्कर ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ. इन दोनों इकोनॉमीज में डिके हुआ इनोवेशन का, दोनों इकोनॉमीज में स्टेट कैपिटलिज्म हुआ. इनफैक्ट अंटिल रिसेंटली चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने रिसेंटली अपने 400 मिनिस्टर्स को जेल में भरा. 400 मिनिस्टर्स को जेल में भरना. इंडिया का आज तक, दिस इज रिकॉर्ड, इंडिया का आज तक एक भी मिनिस्टर हु इज एन एक्टिव मिनिस्टर लॉन्ग टर्म अपनी टर्म पूरी नहीं कर चुका है जेल में. पाकिस्तान का तो प्राइम मिनिस्टर बेल पर है. इमेजिन, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बेल पर है. अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर वो कन्विक्टेड है, वो भागा हुआ है. ही इज नॉट देयर एनीमोर, वो भागा हुआ है, वो कन्विक्टेड है. इज अ कन्विक्ट. उसको 7 साल की सजा हुई है अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने, उसको 7 साल की सजा दी है. वो कन्विक्टेड है. और जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो खुद बेल पर है, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का. ठीक है, इमेजिन स्टेट आपकी कितनी बड़ी एक्सप्लॉइटर बन सकती है. लाइकवाइज यहाँ पर भी ऐसा हुआ. चाइना में बड़ी एक्सप्लॉइटेशन हुई लोगों की. तो इन दोनों ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया सोशलिज्म कम्युनिज्म, लेट्स चेंज इट. 1989 में यूएसएसआर अनाउंस्ड 2 पॉलिसीज, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. व्हाट इज पेरिस्ट्रोइका? यूएसएसआर ने कहा लेट्स रीस्ट्रक्चर अवर इकोनॉमी. रीस्ट्रक्चरिंग. What is glasnost? Openness. तो इकोनॉमी को पूरा रीस्ट्रक्चर करेंगे और ओपन कर देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए. पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. सेम चीज किसने की? चाइना ने. चाइना ने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी. उन्होंने अपने दरवाजे खोले, प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया, और गवर्नमेंट ने अपना रोल कम किया, प्राइवेट का रोल बढ़ाया. अब देख रहे हैं अलीबाबा कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी है. 1985 से पहले चाइना में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं देखेंगे कि कोई प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी बन गई. इनफैक्ट आज भी वहाँ प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई बहुत ही बड़ा हो जाता है, वो गायब हो जाता है फिर उधर. अलीबाबा को का जो जैक मा है ना, जैक मा बिकेम सो ह्यूज, वो 3 महीने गायब हो गया था. एंड पता नहीं देयर वाज सम एक्विजिशन, बात हो रही थी कि अलीबाबा हैज़ बिकम सो ह्यूज, गवर्नमेंट उसको अब खरीद लेगी. ठीक है, तो जब कोई इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है, फिर गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट आज भी काफ़ी स्ट्रांग है. अब आपको पता चल गया कि यूएसएसआर 1989 के बाद यहाँ पर ऑलरेडी कौन सा सिस्टम चल रहा था. इन्होंने अब क्या किया, अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर और ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया, और पब्लिक सेक्टर तो था ही, तो पब्लिक और प्राइवेट जब दोनों है तो क्या बन गया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो 89 के बाद यूएसएसआर बिकेम अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. बिल्कुल ऐसे ही चाइना ने भी किया. 85 के बाद प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को इजाज़त दी, और दोनों की वजह से बन गया
China as a mixed economic system. क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं एक तरफ से आपका वेस्टर्न इकोनॉमीज है, यूएस, जहां पर मार्केट था, और यहां से नॉन मार्केट, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। अब दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आफ्टर यूएसएसआर एंड चाइना अडॉप्टेड दीज पॉलिसीज, इट वाज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। इट वाज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। यानी अब वेस्ट और ईस्ट में ज्यादा फर्क नहीं रही। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एक ग्राफ बनाइए। एक तरफ से कमांड इकोनॉमी, प्योरली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी तरफ से प्योर मार्केट इकोनॉमी। प्योर मार्केट इकोनॉमी। अब आज के जमाने में दुनिया की हर एक कंट्री क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमीज। हालांकि नॉर्थ कोरिया इज स्टिल अ कमांड इकोनॉमी, बट ऑल अदर मेन स्ट्रीम इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब जितना आप यहां लेफ्ट की तरफ होंगे उतना ज्यादा आप में स्टेट का रोल होगा, जितना ज्यादा आप राइट की तरफ होंगे उतना ज्यादा किसका रोल होगा? मार्केट का। यहां पर आता आपका नॉर्थ कोरिया, उसके बाद आता आपका चाइना एंड वेनेजुएला। चाइना, वेनेजुएला। यहां पर आपका आता है फ्रांस, स्वीडन। यहां पर आपका आता है यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, इंडिया अलग से देखेंगे हम। बन गया? ठीक है। Let's conclude today.